गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। गर्मी की छुट्टियां मनाने मुनमुन अपनी नानी के घर गई। मुनमुन स्वभाव से बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। एक दिन की बात है, क्या मेरी प्यारी सी गुड़िया को भूख लगी है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आई हूँ। नहीं, मुझे ये बेमतलब के खिलौने नहीं चाहिए। एक बार देखो तो कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे ये सब बेकार से खिलौने नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए मुनमुन ने सारे खिलौने उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए। ये देख उसकी नानी को बहुत बुरा लगा, पर आप तो जानते ही हैं नानी कैसी होती है। वो अपनी नातिन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। चुनमुन की नानी ने स्टोर रूम में जाकर पुरानी सी अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। तब उन्हें अलमारी के कोने में लकड़ी की बनी हुई परी मिली। वो चुनमुन को दिखाते हुए बोली, देखो चुनमुन, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी परी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, पर ये तो लकड़ी की है। सही कहा तुमने। और देखो, इसके पास इसके जादुई छड़ी भी है। जादुई छड़ी? क्या सच में? अगर ऐसी बात है, मैं इसे रख लेती हूँ। ये कहते हुए चुनमुन ने लकड़ी की परी को अपने कमरे में ले गई और उसके साथ खेलने लगी और लकड़ी की परी से बोली, लकड़ी की परी, अपनी जादुई छड़ी से जादू दिखाओ ना। तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? तुम भी बेकार का खिलौना हो, तुम मेरे किसी काम की नहीं। ऐसा कहकर चुनमुन ने उस लकड़ी की परी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। रात का समय हो चुका था। चुनमुन अपने कमरे में सो रही थी। जैसे ही चांद बादलों से बाहर निकला, उस चांद की रोशनी जैसे ही उस लकड़ी की परी पर पड़ी, तब उस लकड़ी की परी में हलचल होने लगी। ओह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी, पर मेरी छड़ी कहाँ गई? जल्दी अपनी छड़ी ढूंढनी होगी। अरे हाँ, याद आया, छड़ी तो चुनमुन के कमरे में है। मुझे जल्दी से उस कमरे में पहुँचना होगा। फिर छोटी सी परी खिड़की के रास्ते जल्दी से चुनमुन के कमरे में पहुँची। उसे अपनी जादुई छड़ी टेबल पर रखी हुई दिखाई दी। वो रही मेरी छड़ी। इतना कहकर परी उस टेबल पर जैसे ही पहुँची, तब अचानक चुनमुन की नींद खुल गई। क्या तुम्हें अपनी छड़ी चाहिए? ये देख परी घबरा गई और वहाँ से भागने लगी, लेकिन छोटी होने की वजह से वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाई और चुनमुन ने उसे अपने हाथों पर उठा लिया। प्लीज मुझे जाने दो। इतनी आसानी से नहीं, तुम मेरा खिलौना हो। पर तुमने तो मुझे फेंक दिया था ना। हाँ तो मेरा खिलौना, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ अपने खिलौने के साथ। तुम एक बहुत ही बुरी और जिद्दी लड़की हो। सब मेरे बारे में यही कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे जाने दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। सूरज उगने से पहले मुझे गुलाबी जादूगरनी के महल पर पहुंचना होगा, जो समुद्र के उस पार है। नहीं तो वो मेरे परिलोक को बर्बाद कर देगी। गुलाबी जादूगरनी? मैं परिलोक की राजकुमारी हूँ, कोई खिलौना नहीं। गुलाबी जादूगरनी ने मुझे श्राप देकर मुझे लकड़ी की परी में बदल दिया। क्या कहा? तुम परिलोक की राजकुमारी हो? लकड़ी की परी ने चुनमुन को सारी बात बताते हुए बोली, गुलाबी जादूगरनी मेरा रूप लेकर परिलोक में मेरी रानी माँ के साथ रह रही है। कुछ दिनों बाद उसे रानी माँ उसे परिलोक की रानी बना देगी। फिर उसे अपना जादुई मणि सौंप देगी, जिसे पाकर वो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। ये बात परिलोक में किसी को नहीं पता, लेकिन उस गुलाबी दुष्ट जादूगरनी की एक नेक और दरिया दिल जादूगरनी बहन है। उससे मेरा ये दुख देखा नहीं गया। उन्होंने मुझे बताया, पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी मुझ पर पड़ेगी, तब मुझ में प्राण आ जाएंगे। और उन्होंने मुझे इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता भी बताया है कि वो दुष्ट जादूगरनी की हवेली समुद्र के बीचों बीच है। उस हवेली के अंदर जादूगरनी ने कांच के शीशे में अपना दिल रखा हुआ है। मुझे वो दिल नष्ट करना होगा, तभी मैं उसके श्राप से मुक्त हो पाऊंगी और फिर उस दुष्ट चुड़ैल का अंत हो जाएगा। ये सब मुझे सूरज निकलने से पहले करना होगा, तभी मैं अपनी असली रूप में आ पाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। सुबह होने से पहले मुझे जादूगरनी की हवेली तक पहुंचना है। चुनमुन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या कहा? तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन वो जगह खतरे से खाली नहीं है।
नहीं, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो, बड़ा मजा आएगा, चलो चले। मेरी जादुई छड़ी तो दो। फिर चुनमुन ने जादुई छड़ी परी को दे दी। फिर परी उसे अपने साथ उड़ाकर समुद्र के किनारे ले गई। समुद्र के बीचों बीच जादूगरनी की हवेली थी। समुद्र के पानी का बहाव बहुत ही तेज था। अचानक से बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। ये देख परी बोली, बारिश शुरू हो चुकी है। समुद्र के बीचों बीच जाना इतना आसान नहीं और मेरे पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें बारिश में उड़ा सकूं। अब हम क्या करें? समय बीतता जा रहा है। तब अचानक चुनमुन की नजर समुद्र के किनारे एक नाव पर पड़ी। परी, डोंट वरी, वो देखो नाव, हम जल्दी ही हवेली पर पहुंच जाएंगे। चलो जल्दी से नाव पर बैठो। आइडिया बुरा नहीं है, पर तुम्हें नाव चलाना आता है? मैं ऑलराउंडर हूँ, जल्दी से बैठ जाओ। उसके बाद चुनमुन और परी नाव में बैठ गए। चुनमुन ने तूफानी बारिश में बड़ी ही बहादुरी से परी को समुद्र के बीचों बीच उस हवेली तक ले गई। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, उन्होंने वहाँ एक भयानक बड़े दांतों वाला राक्षस को देखा। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस राक्षस ने जैसे ही परी पर हमला किया, तब चुनमुन बीच में आ गई और उसने राक्षस के सिर पर वार किया। लड़की, तू मेरे हाथों नहीं बचेगी। रुक, पहले तुझे ही ऊपर पहुंचाता हूँ। तब परी ने जादुई छड़ी घुमाई और राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। चुनमुन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद दोनों ने मिलकर उस गुलाबी जादूगरनी का दिल ढूंढ निकाला। परी ने फौरन अपनी जादुई छड़ी से जादूगरनी के दिल को नष्ट कर दिया। ऐसा होते ही लकड़ी की परी अपने असली रूप में वापस आ गई। थैंक यू चुनमुन, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अगले दिन जब सूरज निकला, चुनमुन ने अपने आप को बिस्तर पर पाया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। अरे ये क्या? मैं तो हवेली पर थी परी के साथ, फिर यहाँ कैसे? कब? क्या मैं सपना देख रही थी? इतने में वहाँ चुनमुन की नानी आई और बोली, चुनमुन मेरी बच्ची, तुम उठ गई। चुनमुन तुरंत ही बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए नानी के पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। नानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया और आपके दिए हुए सारे खिलौने भी फेंक दिए। अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से मुँह हाथ धो लो। उस दिन के बाद से चुनमुन का जिद्दी और अड़ियल स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। अब वो सभी खिलौने बड़े प्यार से संभाल कर रखने लगी। बहुत समय पहले की बात है। आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी, भाग जाऊँगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज़ सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है, थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है, इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है, जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था।
चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूंगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में, तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी, लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तो पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी, आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए।
कोई जरूरत नहीं है इस मनुष्य नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया, जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी, इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है, जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगी ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी।
मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने और चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।